गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करना। देखिएगा, इससे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं और एक दो छोटी छोटी टर्म्स जैसे कि मीन फ्री पाथ या रिलैक्सेशन टाइम और मोबिलिटी, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लेते हैं आपके पास एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, L गिवन है, और इस कंडक्टर वायर के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V हमने क्रिएट किया है, यानी हमने एक V वोल्टेज की बैटरी को कनेक्ट किया है। तो आपको पता है जैसे हमने V वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया तो इस कंडक्टर वायर से फ्लो होने वाला करंट I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। सिंपल सा है I की। और हमें पता है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, Q = NE, यानी N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E क्या होता है, चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये हमने क्वांटाइजेशन फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, Q = NE। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, इफ़ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज N, यानी उस कंडक्टर वायर, जो हम ये कंडक्टर वायर यूज कर रहे हैं ये वाला, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N है। स्मॉल n क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस पूरे वायर की वॉल्यूम V है, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों N से रखा जाता है। N = क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसको उस कंडक्टर वायर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, N। और N क्या कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट कंडक्टर। तो यहाँ से देखिएगा हम N की वैल्यू निकाल सकते हैं, N × V, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर। अब इस वायर के लिए जो हमने ये वायर यूज किया है, इस वायर के लिए जो टोटल वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगी। आपको पता है कि इस वायर की लेंथ कितनी है, L है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो हमने यहाँ पर असाइन किया हुआ है वो कितना है, A मीटर² है। तो किसी भी कंडक्टर का अगर आप, ये एक सिलेंड्रिकल फेस हो गया, सॉरी एक सिलेंड्रिकल डायग्राम हो गया जो ये वायर है, तो किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है V, वो कितना होता है, लेंथ इनटू एरिया, यही होता है ना, πr²H। तो πr² क्या होता है, एरिया, और H क्या होती है उसकी हाइट, यानी लेंथ इनटू एरिया किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पर जो इस फॉर्मूले N = N × V है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, N की वैल्यू N, और V को हमने क्या लिख लिया, एरिया इनटू लेंथ। ये वाला हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा, इस N की वैल्यू को हम Q वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। यहाँ से Q = NE है, तो N की जगह हम ये वाली वैल्यू रख लेते हैं। तो Q बराबर कितना हो गया, NaLe। N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, Al यहाँ पे क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम, और E क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। अब कोई भी चार्ज के बारे में अगर हम कंसीडर करें, मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से चलना स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है इस कंडक्टर के अंदर। तो इस कंडक्टर के अंदर अगर उस कंडक्टर की लेंथ L है और वो कंडक्टर वायर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, वो किस स्पीड से मूव करता है, उस स्पीड को या उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में उस चार्ज पार्टिकल्स ने, यानी इलेक्ट्रॉन्स ने T समय लगाया। तो आपको पता है टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यानी उस वायर की लेंथ अपॉन स्पीड, उस वायर में यानी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी स्पीड, और कंडक्टर के अंदर जो स्पीड होती है वो किसके अंदर लिखी जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास इक्वेशन 5th हो गई और इक्वेशन 6th। इस इक्वेशन 5th और 6th की वैल्यू को हम इक्वेशन 1st में रख लेते हैं, क्योंकि हमें I के साथ रिलेशन निकालना है। तो I बराबर क्या हो गया, Q/T। तो हम Q की वैल्यू को इक्वेशन 5th से और T की वैल्यू को इक्वेशन 6th से हम रख लेते हैं इक्वेशन 1st में।
तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास i बराबर क्या बचेगा, NaEVD, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, NaEVD, यानी अगर हम बात करें तो जो i है, i इक्वल टू क्या होता है, NeAVD। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सॉरी E इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10 की पावर -19। A फॉर एरिया ऑफ दैट कंडक्टर एंड VD इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो I बराबर क्या होता है, NeAVD। तो यहाँ से n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो गए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे भी कांस्टेंट है, उस वायर को हमने चेंज नहीं किया है तो उसका एरिया भी क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा। ये तो है नहीं कि हम करंट फ्लो करते हैं तो उसका एरिया चेंज हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, हमारे पास जो रिलेशन आता है I प्रोपोर्शनल टू VD। I प्रोपोर्शनल VD का मीन्स क्या हो गया, अगर हम सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, यानी जिस स्पीड से वो चल रहे हैं उनकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो एक्चुअल में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक करंट पर। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पर डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम ये यूज कर चुके हैं कि VD इक्वल टू E कैपिटल E टाउ अपॉन M, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था उस टाइम हम ये निकाल चुके थे। वहाँ पर हम एक माइनस साइन और यूज करते थे क्योंकि वहाँ पर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते थे। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इस VD की वैल्यू को हम इक्वेशन में I करंट वाली में रख देते हैं तो हम यहाँ से हमारे पास जो न्यू एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, NaE इंटू VD की वैल्यू को हमने यहाँ से रख दिया है, सब्सटीट्यूट किया है। तो यहाँ से देखो क्या हो गया कि जो E इंटू ई है, E इंटू ई क्या हो गया, E स्क्वायर हो गया E टाउ अपॉन M, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट के बीच के भी रिलेशन हो गया यहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा, हमें पता है कि जो मोबिलिटी है वो क्या होती है, VD इंटू ई। तो यहाँ से VD बराबर क्या हो गया, म्यू इंटू ई। तो I की वैल्यू कितनी होगी, NeA इंटू VD की जब वैल्यू है, जब हम यहाँ से रखते हैं तो ये टर्म भी आपके पास है। मतलब इस तरह से हम एक फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मूले हम अलग से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड विद द बैटरी देन कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जब बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं सर्किट को तो एक कांस्टेंट करंट क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो देखिएगा I इक्वल टू क्या हो गया, NeAVD हो गया। I क्या है, अगर करंट कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है तो NeAVD ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। कांस्टेंट करंट को हम स्टेडी करंट भी बोलते हैं। कौन सा करंट है, स्टेडी। स्टेडी करंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, एक जगह स्टेबल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट, ठीक है ना। अब देखिएगा, किसी भी कंडक्टर के लिए N और E हमेशा कांस्टेंट होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमेशा फिक्स होते हैं। तो यहाँ से NeAVD और फर्स्ट कंडक्टर अगर हम बात करें और सेकंड कंडक्टर की अगर हम बात करें तो दोनों कंडक्टर के अंदर जो A इंटू VD क्या हो गया, एरिया इंटू वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से जो एरिया है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। यानी अगर कंडक्टर वायर का एरिया बढ़ता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये 1-2 रिलेशन है जिनके बारे में देखो। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन यहीं तक पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आपको रिलेशन निकालना है और दैट इज नोटेड एज I इक्वल टू NeAVD। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद तो हम कभी VD की वैल्यू चेंज करके हम I के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं, कभी मोबिलिटी की टर्म्स में हम क्या निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। अब देखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे सिलेबस का नहीं है। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड फॉर्मूला बाय ऑफ ए रेसिस्टेंस, यानी इस टर्म से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट सी टर्म से हम ओम्स लॉ की डेरिवेशन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर
जो करंट आई होता है वो कितना होता है, NEAVD, और VD की वैल्यू कितनी होती है, EE टाउ अपॉन M। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इस VD के वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E इंटू ई क्या हो गया, E²। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन कौन सा होता है, V इक्वल टू EL। कहाँ से आया ये कोई फॉर्मूला, कुछ याद है, हमने पढ़ा था कि याद हो तो E इक्वल टू माइनस DV अपॉन E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR, यानी E डॉट R किसके बराबर होता है, V के। यानी अगर हमें V निकालना होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस यानी लेंथ। हमने कैपेसिटर के अंदर भी इसको यूज़ किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाती है, पोटेंशियल। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पर क्या है कि उस कंडक्टर वायर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, उसके दोनों एंड्स के V हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, और उस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो गया, V इक्वल टू E इंटू L। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन L। अब देखिएगा जो E की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर E की वैल्यू को। तो देखिए क्या हो रहा है, जब हम इस E की जगह रख लेते हैं V अपॉन M इंटू L हो गया, ठीक है। तो जैसे हम इसको I को इधर ले आते हैं और V को इधर डिवाइड में, इस V को हम कहाँ पे ले आते हैं, इधर डिवाइड में, तो यहाँ से क्या हो गया, NE² A टाउ अपॉन ML, ये कितना हो गया, V अपॉन I। और ओम्स लॉ में हमें पता है कि V अपॉन I कितना होता है, R होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा जो R की वैल्यू है वो क्या निकल के आई है, ML NE² A इंटू टाउ। तो यहाँ पर जो R है आपको पता है कांस्टेंट है, तो ये वाली पूरी क्वांटिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि किसी भी कंडक्टर वायर का रेसिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, ठीक है ना। जब तक आप उसकी फिजिकल चेंज नहीं करते तब तक उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हमने इस कांस्टेंट को क्या मान दिया, K मान दिया, अदरवाइज ये R ही होता है। तो K बराबर क्या होगा, V अपॉन I। तो यहाँ से KI इक्वल टू क्या हो गया, V, यानी I किसके प्रोपोर्शनल हो गया, V के, क्योंकि K कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट रिमूव होगा तो प्रोपोर्शनल सिंबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि I किसके प्रोपोर्शनल हो गया, V के, और यही किसका लॉ है, ओम्स का नियम है कि V प्रोपोर्शनल I या I प्रोपोर्शनल V, ठीक है। वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ की, ठीक है। ये आपको लिखनी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। वैसे तो मैं बता चुका हूँ कि जब भी किसी कंडक्टर वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। तो हमें पता है कि देखिएगा R क्या होता है, रो L अपॉन A, ये किसकी रिलेशन होता है, रेसिस्टिविटी के जब हम निकालते हैं ना उसके साथ हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से हमें की रेसिस्टिविटी है वो किसी भी मेटल की कब इंक्रीज होती है, जब किसी भी कंडक्टर वायर के लिए रेसिस्टिविटी रो इंक्रीज होगी, इसका मीन्स क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। यानी जब रेसिस्टिविटी इंक्रीज होती है उस केस में जो रेसिस्टेंस है R है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये जो रेसिस्टिविटी है ये कब इंक्रीज होगी, जब रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, रो और टाउ है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसका मीन्स क्या हो गया कि जब भी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो रेसिस्टिविटी क्या होती है, किसी भी कंडक्टर वायर की इंक्रीज होती है। जब रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो Q मीन्स चार्ज की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी वो ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं। ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे तो जो VRMS है, RMS वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू ऑफ स्पीड, वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज होगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है।
रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ये क्या हो गया, रो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। भाई रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज, और कंडक्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज, यानी रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान दे लेना। ये देखो ग्राफ क्या है कि ये रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना, रेसिस्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद क्या होता है, रेसिस्टिविटी एकदम से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। और ये रिलेशन किसका होता है, रेसिस्टेंस का। तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा एक दो क्वेश्चन है, उनको देख लेना, जो समझ में नहीं आए उसके बारे में हम बातें कर लेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।